तो बेटा अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? हमने अभी तक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को पूरा का पूरा स्टडी कर लिया। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बेसिक कंपोनेंट जो माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस और यहाँ पे स्फिंक्टर्स नाम की चीज़ को भी अभी तक हम समझ चुके हैं। फिर हमने देखा कि स्फिंक्टर्स, ईसोफेगस के बाद स्टमक आया, अब इसके बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन आया, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पाइलोरिक स्फिंक्टर आता है, उसके बाद इलियोसिकल वॉल, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। एनस के अंदर भी हम दो स्फिंक्टर्स पढ़े, इंटरनल एक्सटर्नल। याद रखने वाली बात है कि इंटरनल स्फिंक्टर इनवॉलेंट्री होगा, एक्सटर्नल स्फिंक्टर वॉलेंट्री होगा। फिर हम स्टार्ट करते हैं पूरे बकल कैविटी की ओपन ओरिजिनल एरिया से। माउथ को तो हमने स्टडी किया, फिर माउथ के अंदर जो बकल कैविटी है उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को पढ़ा, हमने टंग पढ़ा, टंग के अलग अलग स्ट्रक्चर्स को पढ़ा और यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स को समझा, टेस्ट बर्ड्स और टेस्ट पोर्स नाम की चीज़ को समझा, इंडिविजुअल टेस्ट बर्ड का स्ट्रक्चर देखा और मालूम किया कि यहाँ पे जो सेल्स हैं वो कॉलमनर सेल्स हैं। याद रखने वाली बात यह है कि कॉलमनर सेल्स और न्यूरल सेल्स, न्यूरल फाइबर्स आपस में मिक्स हो चुके हैं और इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए एक कॉमन वर्ड दिया जाता है जिसको हम टर्म करते हैं न्यूरो एपिथीलियम। न्यूरो एपिथीलियम, इसका मतलब मैं आपको दोबारा बता दूं कि जब भी न्यूरल सिस्टम यानी न्यूरोनल टिश्यू एज वेल एज एपिथेलियल टिश्यू आपस में कंबाइन करके एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाता है, इसको हम न्यूरो एपिथेलियम टर्म करते हैं। फिर हमने टाइप ऑफ पैपिले देखे, सर्कमवेलेट, फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म, फोलिएट। हमें पता लगा फोलिएट ह्यूमन बॉडी में कैसे होते हैं, वेस्टिजियल होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं। फिलीफॉर्म के पास कोई भी टेस्ट पोर्स नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ये टैक्टाइल यानी टच वाली सेंसेशन देते हैं, यानी अगर टंग के ऊपर कोई भी चीज आएगी तो टैक्टाइल सेंसेशन देने का काम फिलीफॉर्म है। यहाँ पे फिर फंजीफॉर्म मशरूम शेप है और सर्कमवेलेट राउंड शेप है। बात करें टीथ की तो इसकी ओरिजिन को हमने समझा और टीथ के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ साथ हमने टीथ के डिफरेंट क्लासिफिकेशन को समझा। होमो हेट्रोडोंट के अंदर हमारे पास ह्यूमंस में हेट्रोडोंट होते हैं, इस टाइप्स में ह्यूमंस के पास डाइफाइडोंट एंड मोनोफाइडोंट भी होते हैं। अगर आपसे बात की जाए मोनोफाइडोंट का एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे जो प्रीमोलर्स होते हैं और लास्ट मोलर्स होते हैं वो मोनोफाइडोंट का एग्जाम्पल होते हैं। फिर हम देखा ह्यूमन बॉडी के अंदर आपके पास टीथ एक जॉ बोन के अंदर घसे हुए होते हैं, एक सॉकेट के अंदर एम्बेडेड होते हैं, तो ऐसी टीथ को हम थिकोडोंट कहते हैं। ये हमारे अंदर मैमल्स और क्रोकोडाइल दोनों में मिलते हैं। डेंटल फॉर्मूला के स्ट्रक्चर को समझा और हमने रियलाइज किया कि जो डेंटल फॉर्मूला नाम की चीज है वो डेंटल फॉर्मूला अपर हाफ एंड लोअर हाफ ऑफ द जॉ को अगर आप डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिलता है डेंटल फॉर्मूला। अपर हाफ ऑफ द अपर जॉ एंड हाफ ऑफ द लोअर जॉ को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के हमने एक्सप्रेस किया। फिर हमने टीथ के स्ट्रक्चर को पढ़ा और हमें मालूम लगा टीथ के क्राउन, नेक एंड रूट तीन हिस्से हैं। फिर हमने इनेबल और डेंटाइन को पढ़ा और मालूम लगा कि यहाँ पे इनेबल बनाने के लिए अमीलोब्लास्ट और डेंटाइन बनाने के लिए ओडोंटोब्लास्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसोसिएटेड कुछ फैक्ट्स को पढ़ा और अभी हमें कहानी स्टार्ट करनी है सलाइवरी ग्लैंड से। देखिए बेटा, जो सलाइवरी ग्लैंड्स है उसका काम है सलाइवा रिलीज करना। तो बकल कैविटी में जब भी हम खाना खाते हैं, खाने को च्यू करते हैं, तो खाने को च्यू करना प्रॉपरली इस काम के अंदर सलाइवा बहुत मदद करता है। ऑल्सो च्यू करने के बाद खाना है उसको अंदर इंजेस्ट करना है, क्योंकि देखिए बेटा खाना यूजुअली आपके पास एक ड्राई फॉर्म है, तो उसको इस तरीके से एक ऐसे लिक्विड के साथ, एक ऐसे मटेरियल के साथ हमें मिक्स करना है ताकि खाने को स्वालो करना हमारे लिए बहुत आसान काम हो जाए। इस चीज़ के लिए हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हमें मदद करते हैं। हमें मालूम लगता है कि अगर आप ह्यूमन बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए तो ह्यूमन बॉडी को ऑब्जर्व करने में हमें सलाइवरी ग्लैंड्स कुछ इस तरीके से मिलते हैं। अभी हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। देखिए यहाँ पे जो आपको ग्लैंड्स दिखाई दे रहे हैं ये येलो कलर में सलाइवरी ग्लैंड्स दिखाई दे रहे हैं और इफेक्टिवली देख सकते हो ये वाले एक आपको ग्लैंड दिखाई दे रहे हैं पैरोटिड ग्लैंड्स, दूसरे ग्लैंड बेटा आपको ये वाले दिखाई दे रहे हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स और तीसरे आपको यहाँ पे जस्ट एक ग्लैंड दिखाई देंगे जो आपको जस्ट टंग के नीचे दिखाई दे रहे हैं। ये वाले जो बेटा आपको ग्लैंड्स दिखाई दे रहे हैं, अब यहाँ पे देखिए ये जो आपको ग्लैंड्स दिखाई दे रहे हैं ये आपके पास सब लिंगुअल, नाम से पता लग रहा है लिंगुआ, लिंगुआ मतलब टंग। तो ये वाले ग्लैंड्स ऑब्जर्व देखिए टंग के नीचे, ये वाले ग्लैंड को सब मैक्सिलर या सब मैंडिबुलर जॉज के आसपास एसोसिएटेड होते हैं और ये जो सबसे बड़े इन ग्लैंड्स को हम टर्म करते हैं पैरोटिड। हमें लोकेशन तो पता लगी, लेट्स सी वापस कि एग्जैक्टली ये किस तरीके से हैं। हमने यहाँ पे तीन पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल। पैरोटिड ग्लैंड्स बेसिकली आपके पास कहाँ हैं, बिलो ईयर, जो आपके पास ईयर से जस्ट नीचे यहाँ पे जो बड़े बड़े ग्लैंड्स होंगे इनको पैरोटिड ग्लैंड्स कहेंगे। सब मैंडिबुलर ये जॉ बोन के पास हैं, लोअर जॉ के आपके पास वहाँ पे है और तीसरा सब लिंगुअल ये आपके पास है टंग के नीचे हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड ये है कि अगर आप इन ग्लैंड्स की बात देखिए तो हर एक ग्लैंड अपनी किसी एक पर्टिकुलर डक्ट के थ्रू, जहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट कर दिया ये डक्ट के थ्रू आ रहा है, ये वाले आप ग्लैंड को देख सकते हो अपनी एक डक्ट के थ्रू यहाँ पे सिक्रीशन दे रहा है। अगर आप इस ग्लैंड की बात करो ये ग्लैंड्स अपनी डक्ट के थ्रू सिक्रीशन दे रहे हैं, तो बेटा इन डक्ट्स को अलग अलग नाम दिया गया है। अगर पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे स्टेंसन्स डक्ट आती है, सब मैंडिबुलर के लिए वॉटन्स डक्ट आती है और सब लिंगुअल के लिए बार्थलिन्स डक्ट आती है। इन डक्ट का नाम हमारे इंपॉर्टेंट है याद करना।
एक और फैक्ट हमें मालूम लगता है कि जो पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं, यानी जो ईयर के नीचे मिलने वाले ग्लैंड्स होते हैं, यहाँ पे एक वायरल इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से ये कान के नीचे वाला एरिया स्वेल होना शुरू हो जाता है। पैरोटिड ग्लैंड स्वेल होना शुरू करता है। उस वायरल के इन्फेक्शन को हम क्या कहते हैं? मम्प्स। टर्म करते हैं मम्प्स। मम्प्स इज अ वायरल इन्फेक्शन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड्स। इसको कॉज करने वाला पैरामिक्सो वायरस होता है। आगे बढ़ते हैं फेरिंग्स। तो अभी तक बकल कैविटी और उसके इंडिविजुअल चीज़ों को तो हमने समझ लिया। उसके आगे हमें जो नेक्स्ट चीज़ को पढ़ना है वो है फेरिंग्स। बेटा फेरिंग्स को हमने थ्रोट के हमारे पास तीन हिस्से हैं, एक नेसोफेरिंग्स, एक ओरोफेरिंग्स और एक नीचे लेरिंगोफेरिंग्स। हमने यहाँ पे तीन देखा, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स। याद रखिएगा, सांस लिया हमने, ये भी फेरिंग्स के थ्रू दिया गया। खाना खाया, ये भी फेरिंग्स के थ्रू ही गया, यानी इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एज वेल एज एयर। फेरिंग्स के अंदर आपके पास स्केलेटल मसल है और म्यूकस मेम्ब्रेन्स है। अभी म्यूकस मेम्ब्रेन्स क्या हमें थोड़ी देर में समझेंगे। अभी के लिए स्केलेटल मसल और म्यूकस मेम्ब्रेन दोनों का बना हुआ है, तीन पार्ट है, हमने पढ़ लिया। नेसोफेरिंग प्रेडोमिनेंटली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हवा होती है, खाने का एंट्री इस एरिया में नहीं होता है। ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर डाइजेस्टिव एज वेल एज रेस्पिरेटरी थिंग्स। हमने बात करी, देखिए बेटा फेरिंग्स की बात करेंगे। फेरिंग्स आपके पास नीचे लीड करेगा एक तरफ ट्रैकिया के अंदर और दूसरी तरफ लीड करेगा इसोफेगस में। हमने यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व किया, आप इधर देख रहे हैं कि ये जो फेरिंग्स वाला एरिया है, यहाँ पे ये इसोफेगस इस तरीके से हाईलाइटेड एरिया के अंदर जा रहा है। अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे ड्रॉ करना शुरू करूँ तो हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से मालूम होती है। इस एरिया को हम अच्छे हटा देते हैं। आप देखिए, ये जो फेरिंग्स है, यहाँ से फेरिंग से आपके पास नीचे इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, यानी फेरिंग्स जो एरिया है ये कॉमन एरिया है, कॉमन एरिया फॉर एयर प्लस फूड। तो बेटा अगर एयर की बात करें तो एयर अपने पास जाती है इस तरीके से ट्रेकिया के अंदर। कहानी क्लियर? अगर एयर ट्रेकिया के अंदर जा रही है तो इसकी जो ओपनिंग है, इसकी ओपनिंग को हम क्या टर्म करते हैं? ग्लॉटिस। क्या टर्म करेंगे? ग्लॉटिस। हमें मालूम लगा कि जो हमारे पास ट्रेकिया की ओपनिंग है, ट्रेकिया की ओपनिंग को हमने क्या टर्म किया? ग्लॉटिस। आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो ग्लॉटिस है, इसके ऊपर एक यहाँ पे आपको इस तरीके से एक चीज दिखाई दे रही है, ये है ग्लॉटिस के ऊपर लगा हुआ एक ढक्कन, फ्लैप। ये ग्लॉटिस के ऊपर फ्लैप हमें क्या हेल्प करता है? हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, जब भी सांस ली जाती है तो सांस लेने के से पहले आपके पास ये जो ट्रेकिया वाला एरिया, यहाँ पे देखना जरा मुश्किल होगा, बाद में देखेंगे। हम ये समझते हैं कि इस तरीके से अगर आपके पास देखने के लिए ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया के ऊपर यहाँ पे इस तरीके से एक फ्लैप लगा होगा। ये इलास्टिक कार्टिलेज का एक फ्लैप है। और ये फ्लैप क्या करता है? जब भी हम कुछ भी खाना खाने की कोशिश करते हैं या जब हम बोलते नहीं, तो ये फ्लैप इस तरीके से बंद हो जाता है। आप अंडरस्टैंड कीजिए कि खाना खाने वक्त फेरिंग से होता हुआ खाना सिर्फ और सिर्फ इसोफेगस में गिरना चाहिए, कभी भी वो ट्रेकिया में नहीं घुसना चाहिए। तो अगर ये फेरिंग्स इस तरीके से आ रहा है, यहाँ पे इस तरीके से इसोफेगस है और ये वाला एरिया इज कंप्लीटली ऑफ फेरिंग्स, तो खाना इधर भी गिर सकता था, इधर भी गिर सकता था। तो ये जो इलास्टिक कार्टिलेजिनस कवरिंग है, जिसको हम टर्म करते हैं एपिग्लॉटिस, ये एपिग्लॉटिस क्या काम करता है? इस ट्रेकिया को कवर कर लेता है, ढक लेता है। और जब ट्रेकिया आपके पास कवर्ड हो जाता है तो कभी भी इस ट्रेकिया के अंदर खाना गिरता नहीं है। लेकिन अगर खाना खाते वक्त आप बोल रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है? बोलेंगे तो हवा बाहर आएगी, हवा बाहर आएगी तो एपिग्लॉटिस खुल जाएगा। एपिग्लॉटिस अगर ओपन होगा तो देयर इज अ फुल पॉसिबिलिटी दैट द फूड माइट एंटर इनटू द ट्रेकिया, और इस टाइम आपको बहुत ही जोर से खांसी आएगी। इसके साथ साथ हमें पता लगता है कि फेरिंग्स ने इसोफेगस की ओपनिंग की तरफ लीड किया। इसोफेगस की ओपनिंग को बेटा हम गलत टर्म करते हैं, और यहाँ तक फेरिंग समझ आता है। फेरिंग्स में जब हम ओरोफेरिंग्स की बैक साइड की बात करते हैं तो हमें ना यहाँ पे कुछ लिम्फेटिक नोड्स दिखाई देते हैं। हमने बचपन से पढ़ा है कि ब्लड और लिम्फ आपके पास दो सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम्स ह्यूमन बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। जो लिम्फ होता है वो एक लिम्फेटिक कैपिलरीज के साथ साथ पूरी बॉडी के अंदर घूमते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम में घूमते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में छोटे छोटे एरियाज होते हैं जिन चीज को हम कहते हैं लिम्फेटिक नोड्स। लेट्स सी, अगर आप बेटा यहाँ पर पूरे इस तरीके से ह्यूमन बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे ये पूरा का पूरा, लेट्स सी, हम यहाँ पे ऐसे ह्यूमन बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं। दिस इज द कंप्लीट ह्यूमन बॉडी। इस ह्यूमन बॉडी के अंदर आपके पास अब ये जो सिस्टम दिखाई दे रहा है,
ये सिस्टम ब्लड वेसल्स का सिस्टम है, आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लू कलर से ब्लड वेसल्स हमारे पास दिख रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी बॉडी में लिम्फ भी घूमता है, और लिम्फ आपको जो दिखाई देगा इस तरीके से ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है, आप लिम्फेटिक वेसल्स देख सकते हैं। तो हम यहाँ से ब्लू सिस्टम हटाते हैं, यहाँ से बोन्स हटाते हैं और लिम्फेटिक सिस्टम पे जाते हैं। क्या आपको यहाँ पे छोटी छोटी इस तरीके से स्वेलिंग्स दिखाई दे रही हैं? इन स्वेलिंग्स को हम लोग क्या टर्म करते हैं? लिम्फ नोड्स। जब हम फेरेंजियल एरिया में आते हैं, फेरेंजियल एरिया के अंदर भी हमें लिम्फ नोड्स देखने के लिए मिलते हैं, तो हम यहाँ पे समझते हैं कि व्हेन यू कम इन द फेरेंजियल एरिया आपको कुछ लिम्फ नोड्स मिलते हैं। इन लिम्फ नोड्स को हम टर्म करते हैं टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स जब आप फेरेंजियल एरिया में देखते हो तो आपको यहाँ पे एक सर्कुलर अरेंजमेंट में टॉन्सिल्स अरेंज दिखेंगे। आप यहाँ पे जरा गौर से कीजिए, सर्कुलर फॉर्म के अंदर आपको यहाँ पे टॉन्सिल्स अरेंज दिखेंगे। सर्कुलर अरेंजमेंट में टॉन्सिल्स आपको एडेनॉइड टॉन्सिल, ट्यूबल टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल्स मिलते हैं। तो ये एक रिंग होती है, ऐसी रिंग को हम क्या टर्म करते हैं? वॉल्डेयर्स रिंग। तो वॉल्डेयर रिंग एग्जैक्टली क्या है? सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ द टॉन्सिल्स विद इन द फेरेंजियल एरिया। सिंपल। वॉल्डेयर रिंग का बेटा एग्जांपल्स आपने टाइप वॉल्डेयर रिंग में देख लिया आपने, एडेनॉइड, ट्यूबल, पैलेटाइन एंड लिंगुअल। इनको याद करने का तरीका है PATLI, पैलेटाइन, एडेनॉइड, ट्यूबल एंड लिंगुअल। पतली, अगर आप पतली बोलेंगे तो आपको सारा का सारा याद हो जाएगा। लिम्फेटिक नोड्स विद इन द फेरिंक्स। हमने यहाँ तक तो फेरिंग्स को पढ़ा, अब इसके आगे फेरिंग्स के आगे हमें ईसोफेगस पढ़ना है। अगर अपने को ईसोफेगस पढ़ना है तो हमें एक सेक्शन को पहले पढ़ना पड़ेगा, वो सेक्शन है हमारा गट हिस्टोलॉजी। तो लेट्स स्टडी गट हिस्टोलॉजी। हमारे पास वर्ड जो है ये है हिस्टोलॉजी। बेटा वर्ड लॉजी आया OLOGY से, और ओलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। हिस्टो वर्ड हमारे पास आया टिश्यू। अगर आप किसी भी टिश्यू की स्टडी करेंगे तो इस पूरे प्रोसेस को हम टर्म करेंगे हिस्टोलॉजी। टिश्यू की स्टडी को हम टर्म करते हैं हिस्टोलॉजी। अब आप एलिमेंट्री कैनाल जब देख रहे हैं, जो अभी तक पूरी की पूरी चीज देख रहे थे वो एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल के लिए हम वर्ड यूज करते हैं गट। तो एलिमेंट्री कैनाल के लिए बेटा हमने वर्ड यूज किया गट। तो गट एग्जैक्टली ये वाला पोर्शन जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, ये पूरा का पूरा गट है। हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली जो पढ़ना है वो गट की हिस्टोलॉजी पढ़ना है, यानी गट के अंदर जो टिश्यूज की अरेंजमेंट है, अलग अलग टिश्यूज जो हमें गट में मिलते हैं, हमें उनके बारे में स्टडी करना है। स्पेसिफिकली हम गट के टिश्यूज को चार टाइप के टिश्यूज में देख सकते हैं। गट की अरेंजमेंट को, हिस्टोलॉजी को हम 4 डिफरेंट रीजन्स में बटा हुआ देख सकते हैं। आपके पास सबसे पहला मिलता है सबसे अंदर मिकोसा, उसके बाद सब मिकोसा, उसके बाद मस्कुलरिस एंड उसके बाद सिरोसा। दैट मीन्स अगर मैं इस लाइन को देखूं तो आउटर मोस्ट मुझे यहाँ से दिख रहा है सिरोसा। सिरोसा के बाद मुझे जो नेक्स्ट लेयर रेड कलर से दिख रहा है वो है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस से अंदर येलो कलर से जो लेयर दिख रहा है वो दिख रहा है सब म्यूकोजा, और म्यूकोजा के सब म्यूकोजा के अंदर ये जितना लेयर दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा है म्यूकोजा। गट को काट दिया गया। When you cut a section of a gut and then you can see all these 4 layers present inside the gut. तो हम एक एक करके इनकी अंडरस्टैंडिंग, इनकी स्टडी करते हैं। हम सबसे बाहर वाली लेयर बेटा सिरोसा की बात करते हैं। सिरोसा अपने आप में एक एपिथेलियल लेयर है। हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया मेसोथेलियम। तो मेसोथेलियम मतलब क्या है? मेसोथेलियम एपिथेलियम मेड फ्रॉम मेसोडर्म। मेसोथेलियम क्या होता है? इट इज द एपिडर्मिस व्हिच इज मेड फ्रॉम मेसोडर्म। अगर आप किसी भी इंटेस्टाइन, स्टमक या किसी भी पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल को देखते हैं तो जो उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होगी वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है, और एपिथेलियल टिश्यू के साथ साथ उसका एक दूसरा नेक्स्ट चीज है जो है कनेक्टिव टिश्यू। आप यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, सिरोसा के अंदर आपके पास एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। ये जितना एरिया आपको यहाँ से यहाँ ब्लू के अंदर मार्क्ड दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया जिसको अभी मैं बना रहा हूँ, ये एरिया सारा का सारा किस चीज का बना हुआ है? कनेक्टिव टिश्यू का। ये एक तरीके से प्रोटेक्टिव कवरिंग है ओवर द सरफेस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। आप सिरोसा से नेक्स्ट लेयर, और सिरोसा से आप जो नेक्स्ट लेयर ऑब्जर्व करेंगे मस्कुलरिस। देखिए
हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद खाना गया ईसोफेगस में। अब द फूड हैज़ टू बी पुश्ड डाउन इन फ्रॉम द ईसोफेगस टू द स्टमक, और फिर स्टमक से खाने को आगे पुश करके स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजना है, स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे हमें लार्ज इंटेस्टाइन में भेजना है। इफ द फूड हैज़ टू बी पुश्ड फॉरवर्ड थ्रू इन द कंप्लीट ट्रैक, तो इस पुशिंग फॉरवर्ड के लिए हमें मतलब क्या होता है कि एक एलिमेंट्री कैनाल एक तरह की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मूवमेंट्स करता है। यानी अगर खाना इस तरीके से, वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मूवमेंट्स करके खाने को आगे आगे की तरफ भेजता रहेगा। खाना यहाँ पर है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और इस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मूवमेंट्स हो रही है। सच मूवमेंट्स आर कॉल्ड एज पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस ईसोफेगस से स्टार्ट हुआ और फाइनली एनस के एनस के पास जाके फिनिश होता है। तो पेरिस्टाल्सिस जितना भी कंटेंट होता है एलिमेंट्री कैनाल में, उस कंटेंट को आगे की तरफ पुश करने में मदद करता है। तो बेटा अगर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रही है तो आपको वहां पे मसल्स चाहिए। तो एलिमेंट्री कैनाल में मसल्स की प्रेजेंस होती है मस्कुलैरिस के अंदर। मसल्स दो तरीके से आपके पास लेड है। अगर आप आउटर कवरिंग देखें, मसल्स की आउटर शीट देखें, तो वहां पर आपको लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स दिखाई देती हैं, और अगर आप इनर शीट देखें तो वहां पे आपको सर्कुलर मसल्स दिखाई देती हैं। यानी मस्कुलर अरेंजमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल एंड इनर सर्कुलर। मस्कुलरिस के अंदर मसल्स हैं, मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना। अगर मैं अभी आपसे एक बात कहता हूं कि चलिए आप अपने इंटेस्टाइन को पेरिस्टाल्सिस करवाना अपनी मर्जी से शुरू करो, तो कैन यू डू दैट? ऑब्वियसली नॉट। हमें एक बात मालूम यहाँ पे लगती है कि हम लोग इंटेस्टाइन के अंदर जो पेरिस्टाल्सिस करवाते हैं, अपने गट में जो पेरिस्टाल्सिस करवाते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। दैट मीन्स जो ये ब्रेन है, ये ब्रेन सिग्नल भेजता है किसको? ब्रेन सिग्नल भेजता है बॉडी के अलग अलग एरियाज को। स्पेसिफिकली यहाँ पे मस्कुलरिस की बात हो रही है, तो ब्रेन सिग्नल भेजता है मस्कुलरिस को। तो मस्कुलरिस के अंदर और बैच प्लेक्सस मिलता है। और बैच प्लेक्सस है क्या? प्लेक्सस का मतलब है नर्व नेट ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का एक आपके पास नेट बना हुआ है, नर्व नेट ऑफ न्यूरॉन्स, उसको हम प्लेक्सस टर्म करते हैं। तो जब हम एक ऑब्जर्व कर रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल में मस्कुलरिस, तो मस्कुलरिस में एक नर्व नेट का एक पूरा का पूरा नेट बना हुआ है। इस नेट को ब्रेन से इस तरीके से सिग्नल आता है, और इस सिग्नल के रिस्पॉन्स में ये नर्व नेट एलिमेंट्री कैनाल में मस्कुलरिस की पेरिस्टाल्सिस करवाता है। आपको बेटा याद रखना होगा, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और बैच प्लेक्सस। और बैच के अलावा हम इसको एक और नाम दे सकते हैं, माइएंटेरिक प्लेक्सस। यहां पर आज हम एक वर्ड सीखेंगे। देखिए बेटा, माइएंटेरिक ये वर्ड एग्जैक्टली कहां से आया? अगर पूरे की पूरी बायो में आपको पढ़ते हुए वक्त वर्ड मिलता है मायो, तो मायो हमेशा वर्ड जाता है एक्सप्लेनिंग समथिंग अबाउट द मसल्स, तो मायो वर्ड होता है मसल्स के लिए। और एंटेरिक, एंटेरो, ये जो वर्ड्स हैं, इसका मतलब क्या होता है? एनीथिंग रिलेटेड टू द इंटेस्टाइन, और आई शुड से गट, एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएटेड के लिए वर्ड हम यूज करते हैं एंटेरिक। तो अगर कोई आपके पास प्लेक्सस है, वो प्लेक्सस है कहां पर है? गट में है, और गट की मसल्स में है, तो क्या उसमें प्लेक्सस को मायो एंटेरिक प्लेक्सस बोल सकता हूं? तो अगर मैं मायो एंटेरिक वर्ड को अगर इकट्ठा कर दूं, तो वहां पे मेरे पास वर्ड बनेगा माइएंटेरिक प्लेक्सस। एग्जैक्टली। अब हमने देखा कि मस्कुलरिस ने कॉन्ट्रैक्शन किया, मस्कुलरिस के अंदर मसल लेयर था, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल एंड इनर सर्कुलर। ये फैक्ट याद करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज जो हमें पढ़ना है वो सबम्यूकोसा। बेटा जो सबम्यूकोसा है, इस लेयर के पास सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स है, इस लेयर के पास सप्लाई ऑफ लिम्फ वेसल्स है। ये इंपॉर्टेंट है वर्ड। इसके साथ साथ नर्व से साथ सप्लाई है। यहाँ पे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू मिलता है, जो मेजॉरिटी पार्ट ऑफ सबम्यूकोसा बनाते हैं, और यहाँ पे अलग प्लेक्सस मिलता है, एक अलग से एक नया नर्व नेट मिलता है, और इस नर्व नेट का नाम है मीजनर्स प्लेक्सस। आप इस बात को समझिए। इंटेस्टाइन में सब म्यूकोजा के पास भी कुछ ग्लैंड्स हैं जो कुछ सिक्रीशन करेंगे, एग्जांपल ब्रूनर्स ग्लैंड्स। तो ये जो ग्लैंड सिक्रीशंस वगैरह करेंगे, तो सिक्रीशंस के लिए इंफॉर्मेशन इन ग्लैंड्स के पास कौन कंट्रोल करेगा? इन ग्लैंड्स की सिक्रीशन को कौन कंट्रोल करेगा? प्रिडोमिनेंटली यहाँ पर मीजनस प्लेक्सस है। इन सब म्यूकोजा, ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स इन सब म्यूकोजा की सिक्रीशंस को कंट्रोल करेगा। लास्ट हमारे पास बनता है सबसे इंटीरियर एरिया, म्यूकोजा। बेटा म्यूकोजा को आप स्टडी करते हैं, तो म्यूकोजा में आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, इधर आपको मसल मिल रहा है और कनेक्टिव टिश्यू मिल रहा है, जहां पे मैंने पिंक से हाईलाइट किया हुआ है मस्कुलर एंड कनेक्टिव टिश्यू। एंड इनरमोस्ट जो लाइनिंग है, ये है अपने पास एपिथेलियल टिश्यू की। यानी म्यूकोजा को बनाने के लिए इनरमोस्ट एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू दोनों का दोनों यहाँ पर मिल सकता है। हम यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू के लिए एक वर्ड दिया करते हैं। इस कनेक्टिव टिश्यू को वर्ड हम दे सकते हैं लैमिना
प्रोप्रिया। तो ये हमने पढ़ा गट की हिस्टोलॉजी, यानी गट को आपने कट किया और आपको अलग अलग रीजन्स गट में देखने को और समझने को मिले। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड डाइजेस्टिव सिस्टम एंड उसके सब पार्ट्स की अब इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम जो ह्यूमंस का है, तो आप उसको प्रिडोमिनेटली बोल सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमंस में दो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हैं, एक आपके पास एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब है जो बक्कल कैविटी से स्टार्ट होती है और एनस तक जाती है। अगर मैं एलिमेंट्री कैनाल में बक्कल कैविटी के बाद फेरिंग्स आया, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस आया, ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, एनस एंड फिनिश। लेकिन डाइजेशन के लिए सिर्फ इनसे तो काम नहीं चलेगा, आपको डाइजेशन के लिए लिवर चाहिए, आपको पैनक्रियास चाहिए, आपको गॉल ब्लैडर चाहिए। दैट मीन्स लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड्स, टंग, टीथ, ये एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जिनकी वजह से हम डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर पाते हैं। तो हमें एलिमेंट्री कैनाल और इन स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करना है। अभी तक बक्कल कैविटी में बेटा हम टीथ को स्टडी कर चुके हैं, हम लोग टंग को स्टडी कर चुके हैं और साथ ही साथ हमने सलाइवरी ग्लैंड्स को भी स्टडी कर लिया। अब हमें यहाँ पर लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स को स्टडी करना है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल में आफ्टर द फेरिंग्स हमारे पास जो चीज आती है ईसोफेगस। ईसोफेगस इसके लिए बोला जाता है इट इज अ मस्कुलर ट्यूब, प्रिडोमिनेटली मसल्स की बनी है। हाँ, ईसोफेगस को आप कट करोगे तो गट हिस्टोलॉजी के अकॉर्डिंग 4 लेयर्स तो मिलेंगी, लेकिन प्रिडोमिनेटली इसमें जो मस्कुलर लेयर है वो काफी अच्छे से डेवलप्ड है। क्यों? क्योंकि ईसोफेगस के अंदर से आपको पेरिस्टालसिस करना है और बक्कल कैविटी के अंदर आता हुआ खाना को स्टमक के अंदर पुश करना है। यहाँ पर ईसोफेगस की मस्कुलर ट्यूब काम करती है। ईसोफेगस इज लाइन्ड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। अगर इंटरनल लाइनिंग देखें तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की बनी हुई है। एक और चीज हमें मालूम होनी चाहिए कि जो ईसोफेगस आता है हैज नो ग्लैंड्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ईसोफेगस किसी भी तरह की डाइजेस्टिव एंजाइमेटिक सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आंसर आपके पास नो होगा। ईसोफेगस के पास अपना कोई भी ग्लैंड नहीं होता। साइंटिस्ट ने स्टडी किया और मालूम लगा कि ईसोफेगस तो एक लंबा सा ट्यूब है। इस ट्यूब के अंदर क्या कौन मसल्स हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये मस्कुलर ट्यूब है। लेकिन मसल्स किस टाइप की है? देखिए बेटा, हमें स्टडी करने में मालूम लगता है मसल्स प्रिडोमिनेटली 3 टाइप की होती है। वन इज कार्डिक मसल, वन इज स्मूथ मसल एंड वन इज स्केलेटल मसल। कार्डिक मसल नाम से मालूम लगता है सिर्फ और सिर्फ हार्ट में मिलती है। स्मूथ मसल एंड स्केलेटल मसल बाकी बची हुई 2 मसल्स हैं। अगर आपकी बॉडी की कोई मसल की कॉन्ट्रैक्शंस को आप खुद ब खुद अपने वॉलंटरी, अपने मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, तो ऐसी मसल को हम टर्म करेंगे स्केलेटल मसल। यानी अगर मैं कहता हूं कि वॉलंटरी कंट्रोल है अगर आपके पास किसी मसल के ऊपर, तो ऐसी मसल को हम टर्म करते हैं स्केलेटल। और अगर आपके पास नो वॉलंटरी कंट्रोल, यानी अपनी मर्जी से नहीं होगा, ऐसी मसल जो होंगी इनवॉलंटरी, हमारी अपनी विल पावर से, विल से नहीं करेंगी, इन मसल्स को कहेंगे स्मूथ मसल्स। हमने ये जाना कि जो मस्कुलरिस होता है, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल इनर सर्कुलर, ये स्मूथ मसल का पार्ट है, ये स्मूथ मसल्स हैं। सो इनको हम अपनी मर्जी से नहीं कंट्रोल कर सकते, यानी पेरिस्टालसिस को अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप गट के अपर मोस्ट सेक्शन यानी ईसोफेगस के ऊपरली इलाके यानी ऊपरली हिस्से में, अपर एरिया ऑफ द ईसोफेगस को ऑब्जर्व करते हो, तो 1/3 ऑफ द अपर ईसोफेगस इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल। यानी जब हम कोई भी चीज स्वॉलो करते हैं थ्रू द फेरिंग्स इनटू द ईसोफेगस, तो अपर ईसोफेगस के अंदर आपके जो पास मसल्स हैं वो स्केलेटल मसल्स हैं प्रिडोमिनेंटली। तो स्केलेटल मसल्स अपर ईसोफेगस में कंट्रोल करी जा सकती हैं। तो अगर आपने कोई चीज निगल ली, तो अगर वो जस्ट ईसोफेगस के अपर पोर्शन में है, तो आप इसको बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। बट सी, as you move towards the lower part of the esophagus, smooth muscles की presence बढ़ना शुरू करती है and lower last 1/3 part के अंदर सिर्फ और सिर्फ smooth muscles ही है। This was the arrangement of the esophagus. तो let's move to the next topic, that is stomach. स्टमक आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं बेटा, एक डेफिनेट शेप बनती जा रही है। आपको यहाँ पे जे शेप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। स्टमक अपने को जे शेप का स्ट्रक्चर है, इसलिए जे शेप्ड ऑर्गन कहते हैं। हमें पता है गट की हिस्टोलॉजी के अकॉर्डिंग मस्कुलरिस के 2 हिस्से होते हैं, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, इनर सर्कुलर। बट स्टमक इसका एक एक्सेप्शन है। स्टमक में आपके पास 3 मस्कुलर लेयर होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल भी होता है, सर्कुलर भी होता है, बट इसके अलावा आपको एक और लेयर मिलता है, दैट इज द ऑब्लिक लेयर। यहाँ पे देख सकते हैं मस्कुलरिस में इधर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर मिला, सर्कुलर मिला, और इसके साथ आपको कौन सा लेयर मिला? 3rd ऑब्लिक लेयर। स्टमक के अंदर
मसल्स की 3 शीट्स होती हैं इंस्टेड ऑफ 2, दैट मीन्स मसल का एक एक्स्ट्रा लेयर है। मसल का एक्स्ट्रा लेयर होने का बेनिफिट क्या है बेटा, खाना जब हमारे स्टमक में जाता है तो स्टमक खाने की चर्निंग करता है, खाने को इस तरीके से स्टमक के अंदर पूरा का पूरा कंट्रोल करता है, घुमाता है, पूरे के पूरे डाइजेस्टिव एंजाइम से इफेक्टिवली मिक्स करता है। तो इसके लिए मस्कुलर एक्टिविटी बेसिकली पेरिस्टालसिस इन द स्टमक को बहुत ही हाई इंटेंसिटी पे चलना है, बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ चलना है, इसीलिए स्टमक के पास आपके पास 3 लेयर्स देखने को मिलती हैं। इसलिए हम कहते हैं स्टमक हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। एक और चीज, आप इस फोटो में ध्यान से देखें तो स्टमक में इंटर एरियाज के अंदर आपको कुछ यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, इरेगुलर फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं, अजीब अजीब से उबड़ खाबड़ सा एरिया दिखाई दे रहा है, इरेगुलर से फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं। इस चीज को हम टर्म करते हैं रोगी। देखिए, अगर स्टमक की इनर वॉल कंप्लीटली स्मूथ है तो अंदर से खाने को घुमा पाना उसके लिए बहुत आसान नहीं होगा, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका कारण, अब देखिए, अगर आपके पास एक कंटेनर है और कंटेनर कंप्लीटली स्मूथ है और कंटेनर घूमते जा रहा है तो इंटरनल सामान अंदर से कंटेनर में घूम पाएगा नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन का केस कम होगा। अब आप क्या कीजिए, कंटेनर की वॉल्स के अंदर इरेगुलर फोल्ड्स बनाना शुरू कर दीजिए, क्या रूगी बनाना शुरू कर दो। तो जो स्टमक नाम का कंटेनर है उसके अंदर जो खाना हमारा गया, उस खाने को प्रॉपरली हमें पेट के अंदर, स्टमक के अंदर घुमाना है। तो इस काम के लिए हम स्टमक की वॉल्स के अंदर इरेगुलर फोल्ड्स बनाते हैं और इन इरेगुलर फोल्ड्स को टर्म करते हैं रूगी। ये रूगी स्टमक की म्यूकोजल एरिया के अंदर मिलता है। हमें एक और चीज पता लग रही है, आप यहां से ईसोफेगस देखिए बेटा, ईसोफेगस इज लीडिंग टू द स्टमक, और स्टमक के अंदर जब हम देखते हैं हमें प्रिडोमिनेंटली कुछ रीजन्स दिखाई देते हैं। सबसे पहले कार्डियक, कार्डियक जो जस्ट ईसोफेगस के साथ मिलते हैं। नेक्स्ट आपके पास फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। अब देखिए, कार्डियक एरिया, ये वाला एरिया जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये कार्डियक एरिया ईसोफेगस के साथ जस्ट कनेक्शन में। ईसोफेगस और कार्डियक रीजन के बीच में यहाँ पे आपके पास स्फिंक्टर होता है, इसको कहते हैं लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, यानी ईसोफेगस के लोअर पार्ट में। इफेक्टिवली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसके हम 2 नाम देख सकते हैं। पहला कार्डियक स्फिंक्टर, क्योंकि स्टमक के कार्डियक रीजन के साथ एसोसिएटेड है। दूसरा, क्योंकि गैस्ट्रो ईसोफेजियल इसको स्फिंक्टर कहा गया, क्योंकि गैस्ट्रिक या गैस्ट्रो या गैस्ट्रिक वर्ड बेसिकली स्टमक के लिए दिया गया। तो अगर मैं आपसे बात बोलता हूं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, तो गैस्ट्रो मींस स्टमक, ईसोफेजियल मतलब ईसोफेगस, तो ईसोफेगस और स्टमक के बीच में पाए जाने वाला स्फिंक्टर है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। इस स्फिंक्टर को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। इसके साथ साथ हम स्टमक के बाकी एरियाज को ऑब्जर्व करते हैं। हमने कार्डियक एरिया को तो स्टडी किया, नेक्स्ट एरिया इज द फंडस। आप यहाँ पे एलिवेटेड ये एरिया देख सकते हो स्टमक में, जे शेप एरिया के अंदर यहाँ पे ऊपर ऊपर एरिया है, इसको हम टर्म करते हैं फंडस। ऐसा कहा जाता है कि जो फंडस एरिया ऑफ स्टमक है इसके अंदर प्रिडोमिनेंटली गैसेस का प्रेजेंस होता है। फंडस के नीचे बेटा आपको जो नेक्स्ट एरिया मिलता है, ये पूरा का पूरा जो एरिया, जो मेन पार्ट ऑफ द स्टमक है, इसको हम टर्म करते हैं बॉडी, एंड बॉडी से नीचे जो पूरा का पूरा पोर्शन होता है इसको हम टर्म करते हैं पाइलोरस। यानी पाइलोरस सबसे लोअर, मेन पार्ट बॉडी, अपर गैस कंटेनिंग एरिया फंडस, एंड जो ईसोफेगस के साथ जस्ट जॉइंट है उसको हम कार्डियक एरिया कहते हैं। हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं स्टमक का, तो स्टमक जब ईसोफेगस के साथ कनेक्ट है तो हमें तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर दिखाई दे, यहाँ पे अपने को एक स्फिंक्टर मिलता है, स्फिंक्टर का नाम था गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। अब इस स्फिंक्टर का फंक्शन क्या है, आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद आप एकदम लेट गए, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि खाना खाते ही लेटने के बाद खाना वापस स्टमक में आएगा, मुंह माउथ के अंदर आएगा? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, अगर खाना ईसोफेगस से स्टमक की तरफ जा चुका है तो खाने का बैक फ्लो वापस ऊपर की तरफ ना हो, इस चीज को अवॉइड करने के लिए जो स्फिंक्टर हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस स्फिंक्टर को कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। और यहीं से हमें एक वर्ड मालूम लगता है, वर्ड का नाम है रीगर्जिटेशन। बेटा, रीगर्जिटेशन का मतलब क्या होता है? रीगर्जिटेशन हमें समझाता है, इट इज अ प्रोसेस, regurgitation a process of backflow of stomach contents into the mouth, या फिर बेसिकली आप बक्कल कैविटी बोल सकते हैं। तो अगर बक्कल कैविटी के अंदर अगर आपके पास कोई बैक फ्लो हो रहा है स्टमक के कंटेंट्स का, इस प्रोसेस को हम टर्म करेंगे रीगर्जिटेशन। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कि क्योंकि आपके पास गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर है तो रीगर्जिटेशन का जो फिनोमेना होता है टेक्निकली नॉन एग्जिस्टेंट होता है, होगा नहीं। लेकिन जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, छोटे छोटे इन्फेंट्स होते हैं, वहां पर ये स्फिंक्टर अभी तक डेवलप नहीं हुआ।
तो अगर एक छोटा सा चाइल्ड आफ्टर द मिल्क फीड, मदर मिल्क को कंज्यूम करने के बाद उसको आप लिटा दीजिए, देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट दिस मिल्क इनसाइड द स्टमक कम्स बैक टू द माउथ। बच्चे के मुंह से थोड़ा थोड़ा दूध बाहर निकलता रहेगा। ये क्यों हो रहा है? इसका मतलब रिगर्जिटेशन हो रही है। इसका मतलब चाइल्ड बॉडी के अंदर गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर अभी तक अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, स्टमक के अंदर हमने फंडस एरिया पढ़ा, बॉडी एरिया पढ़ा, पाइलोरिक एरिया पढ़ा। पाइलोरिक एरिया के लास्ट एरिया के अंदर आपके पास है पाइलोरिक स्फिंक्टर। देखिए, स्टमक के अंदर अगर कोई कंटेंट आएगा तो स्टमक में उस कंटेंट की डाइजेशन होना जरूरी है। तो डाइजेशन करने के लिए हमें स्टमक में सारी की सारी चीजों को कॉन्टिन्यूसली घुमाना है और एंजाइम के साथ मिक्स करना है, एंड वी हैव टू मेक इट श्योर कि स्टमक के कंटेंट्स जब तक डाइजेस्ट नहीं हो जाते वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पास नहीं करे। इसीलिए स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में फ्लो रेगुलेटेड हो, अपने प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंग हो, इसलिए हमें यहाँ पे एक नया स्फिंक्टर चाहिए। स्फिंक्टर का नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर रिलीजेस द कंटेंट्स ऑफ द स्टमक स्लोली इनटू द डुओडेनम आफ्टर एप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग। कहानी क्लियर? बेटा, स्टमक में अगर कोई भी कंटेंट है जो डाइजेस्ट हो रहा है, स्टमक के कंटेंट में, स्टमक के अंदर कितना भी खाना एसिड के साथ मिलके जो पूरा का पूरा आपके पास अब कंपोजिट स्ट्रक्चर या कॉम्पोजिशन बनेगी, इस चीज का हम नाम देते हैं काइम। यानी अगर मैं कहूंगा आफ्टर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स एंड HCl ऑन दिस कंटेंट्स ऑफ द स्टमक, द फाइनल फ्लूइड, द फाइनल कंटेंट ऑब्टेन्ड इज टर्म्ड एज काइम। तो काइम का जो pH होगा वो एसिडिक होगा, क्योंकि काइम के अंदर फूड तो है, फूड के साथ साथ एंजाइम्स भी है, प्लस वहां पर एसिडिक होने का कारण क्या है? वहां पे HCl की प्रेजेंस है। स्टमक के स्ट्रक्चर को पढ़ा। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन के बेटा मालूम लगता है हमारे पास 3 पोर्शंस हैं, वन इज डुओडेनम, वन इज जेजुनम एंड थर्ड इज इलियम। अगर आप यहां देखें तो डुओडेनम इज द शॉर्टेस्ट एंड द वाइडेस्ट, एंड डुओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का वो एरिया है जो कनेक्ट होता है किसके साथ? पैनक्रियाज, लिवर एंड गॉल ब्लैडर, इनके साथ इनकी सारी की सारी सिक्रेशंस डुओडेनम अपने पास रिसीव करता है। नेक्स्ट चीज हमें देखना है जेजुनम, द सेकंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पर आपके पास डाइजेशन के प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाता है। लास्ट पार्ट अपने को मिलता है इलियम। इलियम को माना जाता है इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट जॉइंस द लार्ज इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ इलियोसेकल वॉल। देखिए, नाम वॉल्व या स्फिंक्टर मोर और लेस मतलब एक ही होता है। अगर मुझे किसी भी वॉल्व या स्फिंक्टर को नाम देना है तो उससे पहले वाले और उसके बाद वाले एरिया के अकॉर्डिंग मैं उसको नाम दे देता हूं। आप ऑब्जर्व कीजिए कि लार्ज इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर को अगर हमें स्टडी करना है, लार्ज इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर को, तो सबसे पहले एरिया लार्ज इंटेस्टाइन का बनता है सीकम और इन स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया बनता है इलियम। तो इलियम और सीकम के बीच में जो स्फिंक्टर, इलियम और सीकम के बीच में स्फिंक्टर बोलिए चाहे वॉल्व बोलिए, तो उसका नाम होगा इलियोसेकल वॉल्व। यहां तक हमारी कहानी क्लियर हो जाती है। बेटा, ये जो आपके पास इलियम वाला एरिया है, इलियम वाले एरिया में हमें एक और चीज मालूम लगती है। इलियम एरिया के अंदर आपके पास कुछ लिम्फेटिक नोड्स होते हैं, कुछ लिम्फेटिक नोड्स होते हैं। इन नोड्स को हम टर्म करते हैं पेयर्स पैचेस। अगर हम कोई भी खाने को कंज्यूम करते हैं तो हमें मालूम लगता है कि खाना अपने साथ कोई बैक्टीरिया भी लेके आ सकता है, अपने साथ कोई भी ऐसी चीज ला सकता है जो ह्यूमन बॉडी में इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करे। तो खाने के साथ जो आई हुई चीजें हैं उनके साथ इंटरैक्ट करने का काम है पेयर्स पैचेस का, जो लिम्फ नोड्स हैं। लिम्फ नोड्स मिलते हैं इलियम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में। सिंपल। इसके साथ साथ बेटा हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बेटा फंक्शन को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन है एफिशिएंट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन करने के लिए एंजाइम्स रिलीज करना पड़ेगा और एब्जॉर्प्शन करना है। अब देखिए, अगर एब्जॉर्प्शन करना है तो इसके लिए हम कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल फीचर्स स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व कर सकते हैं। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के बेटा अगर आप म्यूकोजल लेयर को देखेंगे, क्योंकि म्यूकोजा इंटेस्टाइन के हिस्टोलॉजी में ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोजा को ऑब्जर्व कीजिए। वहां पे कुछ आपके पास सर्कुलर फोल्ड्स मिलते हैं, कुछ छोटे छोटे इस तरीके से जैसे हमने रूगे देखे थे वैसे से फोल्ड्स मिलते हैं। इनको प्लीका सर्कुलरिस बोलते हैं या वॉल्व्स ऑफ कर्करिंग। इससे क्या होता है? इससे सरफेस एरिया ऑफ म्यूकोजा इंक्रीज होता है ताकि एब्जॉर्प्शन को इनहेंस किया जा सके।
अगर आप प्लिका सर्कुलरिस की बात करें तो इंटेस्टाइन के जेजुनम और इलियम यानी सेकंड एंड थर्ड दोनों एरियाज में काफी अच्छे से डेवलप्ड होते हैं। इनका प्रीडोमिनेंट काम क्या है? अगर आपको एब्जॉर्प्शन बढ़ाना है तो आपको एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाना है। तो अगर आप सरफेस एरिया को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से प्लिका सर्कुलरिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग जो हम पढ़ने वाले हैं वो एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम टर्म करते हैं विलाई। बेटा विलाई को समझने के लिए आप इस बात को इस तरीके से देखिए, आपको एब्जॉर्प्शन के लिए एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया चाहिए। हमने कहा कि मेरे पास एक इस तरीके से एक पेज है और ये पेज एक इतना एरिया है जिसने एब्जॉर्ब करना है। तो पेज ने यहां से लेकर यहां तक एक पर्टिकुलर लेंथ ऑक्यूपाई करी है कि यहां से समझ लीजिए कि यहां से यहां तक 10 मीटर्स का लेंथ है। हमने इतना बड़ा पेज लिया। अब इतने पेज में अगर मैं 10 मीटर्स के लेंथ का पेज ऑब्जर्व करता हूं तो हमारे पास कंडीशन क्या है? इस पेज में इसकी लेंथ 10 मीटर है, स्क्वायरिश सा पेज है, समझ लो इसकी ब्रेड भी 10 मीटर है, तो सरफेस एरिया हुआ 100 मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं कहता हूं किसी एरिया का सरफेस एरिया है 100 मीटर स्क्वायर, दैट मींस यहां से एब्जॉर्प्शन होगा। अब आप ह्यूमन बॉडी में इंटेस्टाइन की लेंथ जितनी है उतनी से उससे ज्यादा तो नहीं बढ़ा सकते। तो हमें क्या करना है? इंटेस्टाइन का लेंथ बढ़ा के, सरफेस एरिया तो नहीं बढ़ा सकते, स्मॉल इंटेस्टाइन है, अब इसकी ब्रेड्थ भी नहीं बढ़ा सकते। तो हम क्या काम कर सकते हैं? सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए एक नई टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। वो टेक्निक क्या कहती है? अगर हमारे पास इस तरीके से पेज है, आप बेटा पेज के इस तरीके से फोल्ड्स बना दीजिए। अगर आप इस तरीके से पेज के फोल्ड्स बनाते हैं तो दैट मींस इतने ही इन द लेंथ ऑफ 10 मीटर्स आपके पास यहां पे सिर्फ एक पेज था और यहां पे कम से कम आपके पास 10 पेजेस आ जाएंगे। अगर आपके पास यहां पे उतने ही लेंथ में नंबर ऑफ पेजेस बढ़ते हैं तो इफेक्टिवली आपके पास जो सरफेस एरिया हो जाता है वो कितना हो जाता है? लेंथ आपके पास 10 इंटू 10 इतनी टोटल लेंथ होगी, ब्रेड को हम लोग 10 ही मानते हैं, तो आपके पास सरफेस एरिया हो गया 1000 मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स हमने अगर इंटेस्टाइन की इनर वॉल को फोल्ड किया इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, अगर हमने इसको फोल्ड किया फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में, तो हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स बने जिन स्ट्रक्चर्स ने फाइनली सरफेस एरिया को इनहेंस कर दिया। अगर आपका सरफेस एरिया इनहेंस हो गया तो इससे एब्जॉर्प्शन का आपके पास एफिशिएंसी होती है बढ़ जाती है। जब बेटा हम ऐसे फोल्ड्स करते हैं तो ये फिंगर लाइक फोल्ड्स एक ऐसे स्ट्रक्चर सा बन जाते हैं। इन स्ट्रक्चर का नाम हम देते हैं विलाई। आप इंटेस्टाइन के अंदर अगर विलाई का इफेक्टिवली स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो विलाई कुछ इस तरीके से बनते हैं। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस तरीके से ये आपको फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं। कहानी क्लियर? एक्सटेंशन ऑफ द वॉल इज टर्म्ड एज विलाई व्हिच आर द बेसिकली फोल्डेड एक्सटेंशंस ऑफ द वॉल। क्लियर? हम विलाई में बेटा यहाँ पे कुछ सेल्स भी देख सकते हैं। देखिए इंटेस्टाइन में जो म्यूकोजा है, म्यूकोजा की मेम्ब्रेन के फिंगर लाइक एक्सटेंशंस हो गए। म्यूकोजा है, इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द म्यूकोजा किस चीज का बना है? अब यहाँ पे जरा गौर से करो। म्यूकोजा की इनर मोस्ट लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है। तो एपिथेलियल टिश्यू है, दैट मींस वहां पे एपिथेलियल सेल होंगे। तो अगर मैं आपसे इस तरीके से समझाऊं कि हम लोग इस तरीके से एक लेयर देख रहे थे जहां पे ऐसे सेल्स है, समझ लीजिए ये सेल्स है इनर मोस्ट लाइनिंग में। अगर मैं इस तरीके से एक पेज को समझ रहा हूँ कि ये पेज ऐसा है, इनर मोस्ट लाइनिंग पे ऐसे सेल्स थे। अब सेल्स ने एक पेज बनाया। अब मैं क्या काम करता हूँ? अब इन सेल्स को इस तरीके से फोल्ड्स में अरेंज कर देता हूँ तो सेल्स हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। अगर इंटेस्टाइन की म्यूकोजल लेयर की इनर मोस्ट एरिया पे आपको सेल्स ऐसे दिखाई देंगे। लेकिन बॉडी ने रियलाइज किया कि क्या कोई टेंडेंसी है, क्या कोई तरीका है जिससे हम सरफेस एरिया को और भी इनहैंस कर सकते हैं? बिल्कुल। बॉडी ने ऑब्जर्व किया कि जो ये इंटेस्टाइनल सेल है वो ओरिजिनली कुछ इस तरीके से था। अगर मैं इंटेस्टाइनल सेल की मैं वॉल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंडिविजुअल सेल की बात कर रहा हूं, तो मैं इंडिविजुअल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी अगर ऐसे फोल्ड कर दूं तो यहां पर क्या सरफेस एरिया इंक्रीज होता है? डेफिनेटली यस। यानी अगर बेटा एक सेल अपनी सेल मेम्ब्रेन की फोल्ड्स इस तरीके से बनाता है, यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, ऐसी फोल्ड्स बनाता है, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है? सरफेस एरिया इनहैंस हो जाता है। हमने जाना कि अगर इंटेस्टाइन की जो वॉल का अगर फोल्ड होगा तो इस फोल्ड को हम टर्म करेंगे विलाई। तो अगर इंटेस्टाइनल सेल मेम्ब्रेन का जो फोल्ड होगा इस फोल्ड को हम टर्म करेंगे माइक्रोविलाई। इसको हम टर्म करेंगे माइक्रोविलाई।
तो माइक्रोविलाई हमें एग्जैक्टली किस तरीके से देखा आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, सेल्स के सेल मेम्ब्रेन इस तरीके से फोल्डेड है, तो आपने को यहाँ पर इफेक्टिवली देखने को मिल रहा है माइक्रोविलाई। हमें और भी देखने को मिल रहा है विलाई। इसकी वजह से फाइनली क्या हुआ, इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो गया। क्लियर। एक और चीज हमें मालूम होती है कि अगर कभी भी आप किसी एक सेल को ऑब्जर्व करें, सेल नॉर्मली बेटा इस तरीके से था, अगर आपने यहाँ पे विलाई बना दिया सेल इस तरीके से दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या बोला है कि अगर किसी भी सेल में विलाई की प्रेजेंस है, अगर किसी भी सेल में विलाई का अगर आप यहाँ पे प्रेजेंस देख सकते हो, तो सेल की अपीयरेंस कैसी होती है। अगर मैं स्ट्रक्चर को दूर से देखूं तो क्या मुझे एक ब्रश जैसा दिखाई दे रहा है, टीथ एक टूथब्रश जैसा दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं सेल को कहता हूं ब्रश बॉर्डेड, यानी जो विलाई है वो एक टूथब्रश के ब्रिसल्स की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए हम ऐसे माइक्रोविलाई कंटेनिंग सेल्स का दूसरा नाम दे सकते हैं ब्रश बॉर्डेड सेल। क्लियर। तो हमें यहां से मालूम लगता है स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकोजा में एपिथेलियल टिश्यू का जो लेयर है, पहली बात वहां पर ब्रश बॉर्डेड सेल्स है, कॉलमनर ब्रश बॉर्डेड सेल्स हैं। जिस ब्रश बॉर्डेड सेल्स ने विलाई के साथ मिलके क्या काम किया, स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ा दिया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बेटा रीजन्स को हम ऑब्जर्व करने लगे तो हमें मालूम लगता है सबसे बड़ा सबसे पहले सीकम, उसके बाद कोलॉन, फिर रेक्टम एंड लास्ट इज एनल कैनाल। अगर आप सीकम की बात करें तो बेटा सीकम द ओपनिंग इज गार्डेड बाय इलियोसिकल वॉल, हम ये बात पहले ही पढ़ चुके हैं। यानी इलियम जब सीकम की तरफ लीड करता है तो वहां पे एक स्फिंक्टर होता है, वहां पे एक वॉल्व होता है, उसका नाम है इलियोसिकल वॉल्व। इट इज अ ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक का मतलब है दैट मींस इट हैज जस्ट वन ओपनिंग एंड दूसरे एंड पे यहाँ पे अगर आप दूसरे एंड पे यहाँ पे ऑब्जर्व करें इट इज क्लोज्ड, बट इसकी जो ओपनिंग है सिर्फ यहीं पर आपको मिल रही है। अगर मैं कोई भी ब्लाइंड सैक दिखाता हूँ तो ब्लाइंड सैक के पास सिर्फ ये ओपनिंग होती है, एक एंड से यहाँ पे वो क्लोज्ड होता है। अगर आप स्ट्रक्चर में ध्यान से देखें तो ये वाला स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे ऐसे बना दिया जाए तो इस स्ट्रक्चर की सिर्फ और सिर्फ इधर से ओपनिंग है और यहाँ से ये स्ट्रक्चर कैसा है, क्लोज्ड, इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम टर्म करते हैं ब्लाइंड सैक। इस स्ट्रक्चर में बेटा ब्लाइंड सैक में आप लोअर एंड की तरफ देखिए, आपको एक चीज दिखाई देगी, यहाँ पे लटकता हुआ अपेंडिक्स। हमने जाना कि जो ये सीकम होता है, सीकम के पास हैज अ स्ट्रक्चर अराइजिंग फ्रॉम इट एंड इट इज कॉल्ड एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स है क्या, सीकम के एरिया को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, अगर आप सीकम को ऑब्जर्व करोगे तो सीकम से एक्सटेंड होता हुआ उसके ब्लाइंड एरिया से क्लोज्ड एंड से एक्सटेंड होता हुआ एक लॉन्ग सा ट्यूब मिलेगा। इस ट्यूब को हम टर्म करते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है क्या, अगर ह्यूमन से पहले हम अगर अपने ह्यूमंस की एंसेस्ट्री या अगर हम एक इवोल्यूशन में बैक स्टेप करें, हम पीछे जाएं तो हमें मालूम लगेगा पहले के टाइम जो डाइट थी वो प्रिडोमिनेंटली सेल्यूलोज प्लांट बेस्ड डाइट थी, तो सेल्यूलोज का कंजम्पशन ज्यादा था। अगर हम एंसेस्ट्री की तरफ बढ़े तो हमें रियलाइज होता है कि अगर डाइट बेटा सेल्यूलोज बेस्ड है तो आपको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना है। तो उस टाइम एक बॉडी के अंदर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ऐसा एरिया था जो अपने अंदर ऐसे बैक्टीरिया रखता था जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सके। आपके लिए एक फैक्ट जानना बहुत जरूरी है, मैमल्स सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए एंजाइम्स नहीं बनाते। तो अगर मैमल्स की बॉडी में सेल्यूलोज बाहर से एज अ फूड आ रहा है तो हमें उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। अगर बेटा उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा तो एंजाइम्स बनाने पड़ेंगे। तो हमारे पास जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बहुत पहले हुआ करता था, उस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में हम लोग ऐसे बैक्टीरिया रखते थे जो सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स बनाते थे ताकि हम फाइनली सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाए। आज हम उस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की यूज नहीं करते क्योंकि अब हमारी डाइट सेल्यूलोज बेस्ड प्रिडोमिनेंटली नहीं है। हम और भी बहुत सारी चीजें खाते हैं जो सेल्यूलोज बेस्ड नहीं है। अब हम ऐसी चीजों को कंज्यूम करके जो सेल्यूलोज बेस्ड नहीं, हम अपनी एनर्जी निकाल लेते हैं, तो हमें ऐसे बैक्टीरिया की और ऐसे डेवलप स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। तो आज के टाइम में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ह्यूमन बॉडी में एक वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह काम करता है। नेक्स्ट चीज जो आपको स्टडी करनी है वो है कोलॉन। कोलॉन के 4 पार्ट्स हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड। यहाँ पे देख सकते हो ये असेंडिंग पार्ट है, इधर से आपको ट्रांसवर्स दिख सकता है, इधर आपको डिसेंडिंग दिख सकता है और यहाँ पे एस शेप जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दैट इज द सिग्मॉइड कोलॉन। सिग्मॉइड कोलॉन के बाद आपको जो नेक्स्ट एरिया निकलता है वो रेक्टम। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो दिस एरिया इज टर्म्ड एज रेक्टम। अगर ह्यूमन बॉडीज फाइनली फीसिस बना चुका है तो फीसिस को स्टोर करने के लिए जिस एरिया को हम हेल्प करते हैं, जिस एरिया का इस्तेमाल करते हैं दैट इज रेक्टम। रेक्टम के बाद फाइनली अपने पास जो चीज है दैट इज द एनल कैनाल। एनल कैनाल आपके पास 2 स्फिंक्टर्स हैं। देखिए अगर यहाँ पे फाइनली स्ट्रक्चर में आप एनस को समझ रहे हैं तो एनस हमें मदद करता है डिफिकेशन करने में, बॉडी से फीसिस को बाहर निकालने में।
जब बॉडी इजेशन करना चाहती है, यानी बॉडी अपने डाइजेस्टिव वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना चाहती है, तो एनस का मदद है। लेकिन अब एनस की एंट्री पे, यानी एनस की ओपनिंग में आपके पास दो स्फिंक्टर्स मिलते हैं, एक इनर इंटरनल स्फिंक्टर एंड एक एक्सटर्नल आउटर स्फिंक्टर। अगर स्टडी में मालूम लगा कि जो इंटरनल स्फिंक्टर है वो इनवॉलेंट्री है, आप यहाँ पे एनस में देख रहे हैं, तो बेटा आपके पास जो इंटरनल स्फिंक्टर है वो आपके पास इनवॉलेंट्री है, लेकिन जो ये बाहर वाला एक्सटर्नल स्फिंक्टर है ये वॉलेंट्री है। तो एनस की ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन दोनों स्फिंक्टर्स के साथ कंट्रोल होती है। इंटरनल स्फिंक्टर ह्यूमन के सेल्फ कंट्रोल में नहीं होता। दैट मीन्स फीसेस अगर आपसे रेक्टम से एनस के थ्रू बाहर जाना चाह रही है, अगर बॉडी में ऐसी मूवमेंट्स हो रही हैं ताकि फीसेस को बॉडी से बाहर निकालना है, तो इंटरनल एनल स्फिंक्टर रिलैक्स होगा। और अगर साइमल्टेनियसली एक्सटर्नल भी स्फिंक्टर रिलैक्स हो गया तो फीसेस बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। बट according to the will of the person, if the person does not want to defecate, that a person then now stop the movements of external sphincter. That means keep the external sphincter closed so that the feces won't be able to come out of the body. यहाँ तक तो अपने को क्लियर हुआ। आप इस स्ट्रक्चर में बेटा यहाँ पे एक येलोइश इस तरीके से ये एक जोन एक चीज देख सकते हैं, आपको एक बैंड सा दिखाई दे रहा है। इस बैंड को नाम दिया गया टीनिया कोलाई। तो टीनिया कोलाई एग्जैक्टली क्या है? टीनिया कोलाई बेटा एक मस्कुलर स्ट्रिप है जो पूरी की पूरी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर इस तरीके से प्रेजेंट है कि अगर वो स्ट्रिप कॉन्ट्रैक्ट होगी तो लार्ज इंटेस्टाइन इस तरीके से अगर एक थी वो पाउचेस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, लार्ज इंटेस्टाइन आपको अलग अलग जैसे ऐसा लगता है कि पाउचेस में कॉन्ट्रैक्टेड है। इन पाउचेस का नाम होता है हॉस्ट्रा, और हॉस्ट्रा को बनाने के लिए यानी पाउचेस को बनाने के लिए लार्ज इंटेस्टाइन को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जिस चीज की आप मदद लेंगे उस चीज को हम टर्म करेंगे टीनिया कोलाई। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे बाकी एसेसरी ग्लैंड, जिसके अंदर हम लिवर, हम पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। हम जानेंगे ये पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कैसे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।